आज की चर्चा। मंगलवार 7 अप्रैल हमारे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह आज की चर्चा इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पर आज का जो विषय है वो है पेरेंटिंग टिप्स, यानी कि किस तरह से माता पिता को अपने बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बच्चों के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया है। समय के साथ जो है हमारी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ गया है। यदि हम खासकर पेरेंटिंग की बात करें, सिर्फ बच्चों को बड़ा करना ही पेरेंटिंग नहीं है, बल्कि उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका जो पर्सनालिटी है, ये डेवलप करना भी अपने आप में पेरेंटिंग का हिस्सा है। ये अपने आप में एक जर्नी है, एक सफ़र है, जहाँ पर बचपन से जो है इसकी शुरुआत होती है और बड़े तक यही बर्ताव जो बच्चों को बचपन में सिखाया गया है बच्चों में दिखाई देता है। और आज जो है पेरेंटिंग टिप पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से साइकोलॉजिस्ट मिसिस वेदिता बंटुआ जी जुड़ चुकी है। नमस्ते वेदिता जी, आपका स्वागत हम नमस्ते करते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी। और साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, जिनके सौजन्य से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। तो वेदिता जी, अगर हम बात करें आज के हमारे इस विषय की, तो जानना चाहेंगे कि पेरेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह से जो है आप को केसेस मिलते हैं अभी के समय में, क्योंकि समय के साथ काफ़ी बदलाव हम देख रहे हैं बच्चों के व्यवहार में। कुछ समय से हर मंगलवार को जो है हम इसी विषय को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट के रूप से आप किस तरह के केसेस का सामना करती हैं? जी, हम स्कूलों में अपना विज़िट करते हैं। जी हम प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में भी जाते हैं। जी तो वहाँ पर हम अध्यापकों से मिलते हैं, हेड ऑफ स्कूल से मिलते हैं, जो हमें बहुत सारे केसेस रिफ़र करते हैं। जी तो उनमें से हमें ज़्यादातर बिहेवियर प्रॉब्लम से जुड़ी केसेस मिलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों में काफ़ी व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि बच्चे झूठ बोलते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, अध्यापक की बात सुनना नहीं चाहते और अपने कक्षा में मित्रों को तंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और तो और हमें पढ़ाई लिखाई में भी उन्हें बहुत सी तकलीफ़ होती है। वो ठीक तरह से बोल नहीं पाते, ठीक तरह से लिख नहीं पाते। जो अध्यापक उन्हें समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते। और तो और यहाँ ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, वो स्कूल जाना भी बंद कर देते हैं एक समय पर। और कुछ ऐसे भी केसेस हमें मिलते हैं जहाँ पर उन्हें काफ़ी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। जैसे कि बच्चे दुखी दिखते हैं, उन्हें अकेलापन का महसूस होता है, वो अपने ही में सीमित रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते। तो और ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं। तो इन सारी समस्याओं के बारे में हमें केसेस मिलते हैं। ओके, ये जितनी भी समस्याएं आपने कही है जो आप लोगों को रिफ़र की जाती है एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो किन उम्र के बच्चों में ये केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं? क्योंकि आप आई बिलीव प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक जो है इन सभी केसेस को हैंडल करते हैं। तो किन उम्र के बच्चों में ये सारे केसेस ज़्यादा आजकल दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, केसेस जो प्री प्राइमरी लेवल से ही शुरू हो जाती हैं, जी वहाँ से ही हमें केसेस मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। जी और प्राइमरी लेवल में भी, सेकेंडरी में भी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। जी और सभी क्षेत्रों में, जैसे मैंने कहा, सभी क्षेत्रों से हमें प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों में। जी बिल्कुल। और आज जैसे कि आपने एक अच्छी बात पर गौर हमारा ये किया कि आजकल प्री प्राइमरी लेवल पर भी जो है व्यावहारिक इश्यूज़ बच्चों में काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले हमने शिक्षा मंत्रालय से ही जो है एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कार्यक्रम किया था। उन्होंने इस बात पर भी काफ़ी जो है जानकारी हमें दी थी कि पहले जो है उतने केसेस हमें प्री प्राइमरी लेवल पर नहीं मिलते थे, लेकिन अब जो है काफ़ी व्यावहारिक जो है बिहेवियरल इश्यूज़ वहाँ पर भी नज़र आते हैं। तो फिर जब हम इन सभी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम है या ये जो है पेरेंटिंग से रिलेटेड है? जी देखिए, जब हमें केसेस मिलते हैं तो हम बच्चों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
तो ज़्यादातर केसों से हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स बच्चों की पेरेंटिंग से जुड़ी हुई हैं कि किस प्रकार से माता पिता उन्हें बड़ा कर रहे हैं। और भी कई सारी वजह हो सकती हैं, जैसे बच्चों का जेनेटिक्स, बच्चों का माहौल, किस परिवार में बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें मिलता है केसेस कैसे माता पिता उनके पालन पोषण में ठीक प्रकार के पालन पोषण उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। इसमें माता पिता की गलती नहीं है, क्योंकि माता पिता अपने अज्ञानता के कारण, सभी माता पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके बड़ा करने का तरीका गलत होता है। वो सही प्रकार से बच्चों का विकास कैसे होता है नहीं समझ पाते। तो इसीलिए पेरेंटिंग में थोड़ी कमी के कारण हमें ये सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। और जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो ऐसा भी होता है कि माता पिता कई बार जिस तरह से उनकी पेरेंटिंग हुई है वो इसी प्रकार से अपने बच्चों का पेरेंटिंग करते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जहाँ पर माता पिता जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बड़े सख्त थे, तो वो इसी प्रकार अपने बच्चों का पेरेंटिंग करना चाहेंगे या फिर उनका उल्टा करेंगे। जैसे कि वो सोचेंगे कि मेरे माता पिता ने मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी अपना बच्चों के साथ, तो मैं बिल्कुल उल्टा करूँगी, उन्हें वो सारी खुशियाँ दूँगी, उन्हें जो चाहे वो करने दूँगी। तो बाद में हम इसका प्रभाव देख सकते हैं बच्चों पर। बिल्कुल आपने सही कहा। कभी कभार या तो फिर ऐसा भी होता है बहुत सारे केसेस में कि हम जो है बच्चों को वो सारी चीज़ें करने से रोकते हैं जो रोका गया, मतलब कि हम अपने सपने जो पूरे नहीं कर पाए उनका बोझ बच्चों पर डाल देते हैं ना, कि जो इच्छाएं मेरे सपने थे मैं उनको साकार नहीं कर पाए, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जो है उसे पूरा करे। तो ये भी अपने आप में एक अलग प्रेशर बन जाता है ना, बच्चों पर एक अलग प्रभाव डालता है। जी बिल्कुल, क्योंकि माता पिता जो उनके सपने थे वो एक अलग इंडिविजुअल थे, जो बच्चा उनके साथ हैं वो एक अलग इंडिविजुअल हैं। उसके अपने खुद के स्ट्रेंथ होंगी, उसके अपने खुद की अलग यूनिक क्वालिटीज़ होंगी, उसके खुद के अपने सपने होंगे। तो अगर माता पिता अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी सपनों को बच्चों पर लादना चाहते हैं तो ये बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। जी, और अभी समय के साथ हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी फैमिलीज़ जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं। बच्चे जो है ज़्यादातर अपने माता पिता के साथ रहते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, तो बच्चे जो है अकेलेपन में ज़्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि माता पिता है जब दोनों ही काम कर रहे हैं तो शाम को घर लौटते हैं। इसमें जब बच्चा स्कूल से लौट कर आता है तो अकेले टाइम बिता रहा है, तो उस समय बच्चा जो है या तो अकेलेपन का शिकार हो जाता है या बुरी संगत में पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहेवियरल इश्यूज़ जो है इस सब से भी रिलेटेड होते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? जी ज़रूर, क्योंकि जब माता पिता दोनों व्यस्त हैं, पहले माएँ काम नहीं करती थी या फिर दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चे रहते थे, लेकिन आजकल हमारी ज़िंदगी ही इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि दोनों माता पिता को काम करना पड़ रहा है अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए। तो बच्चे ज़्यादातर या तो टीवी के सामने हैं या मोबाइल फ़ोन के सामने, तो उन्हें वो गाइडेंस, वो प्यार, वो समय नहीं मिलता अपने परिवारों के साथ रहने के लिए और अच्छा व्यवहार सीखने के लिए। कोई उन्हें सुनने के लिए नहीं होता। जी, और ऐसे में कभी कभार जो बच्चे हैं नेग्लेक्ट भी फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा या समझ नहीं रहा है, और जब तक माता पिता को इस बात का अंदेशा होता है तब तक बहुत देर हो चुके होते, तब तक धीरे धीरे जो है बच्चा माता पिता से अपने आप दूर हो जाता है ना। जी हाँ, वो कनेक्शन नहीं हो पाता और समय के साथ साथ वो रिश्ता जैसे कहते हैं टूट जाता है। जी, चलिए इस बात पर हम चाहेंगे कि आप अपने विचार दें। अभी तो बच्चे छुट्टियों पर हैं, है ना? जी। तो छुट्टियों पर है तो यहाँ पर बच्चों को मैक्सिमम टाइम अपने माता पिता के साथ मिलता है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलता है। तो किस तरह से पेरेंट्स जो है ये जो बीच बीच में जो छुट्टियाँ होती है या वीकेंड आता है, तो किस तरह से जो है इनका लाभ उठा सकते हैं? अगर इस पर आप कुछ जोड़ना चाहें ताकि बच्चों के बर्ताव में कुछ बदलाव आए या कुछ पॉजिटिविटी आए। तो देखिए, बच्चा साल की शुरुआत से ही स्कूल जाता है, अपना होमवर्क करता है, अपनी पढ़ाई में ज़्यादातर समय बिताता है। तो ये एक ब्रेक मिलता है बच्चे को, जो पढ़ाई से थोड़ा वो हटकर कुछ अलग एक्टिविटीज़ कर सके। तो इस दौरान कई माता पिता ऐसे हैं जो वो भी छुट्टी ले पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, उन्हें घूमने ले जाते हैं, उन्हें कई सारी एक्सपीरियंसेस नए नए जहाँ बच्चा खुश होता है, खेलता है, उनके साथ समय बिताता है। और ये
बॉन्डिंग का एक सही समय होता जी। है, क्योंकि फिर छुट्टियों के बाद माता पिता अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और बच्चे अपने स्कूल के कामों में व्यस्त हो जाएंगे। जी। तो इसका लाभ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जब हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो बच्चे भी उस बॉन्डिंग को समझ पाते हैं और छोटी-छोटी बातें अपने माता-पिता से शेयर करते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादातर बातें जो हैं, अपने दिल में रखते हैं, या तो बोलने से डरते हैं या हिचकिचाते हैं या उसे लगेगा कि शायद उसकी बातों को अनदेखा कर दिया जाएगा, करके जो है बच्चे जो है माता-पिता से उस हद तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या तो डरते हैं कि उन्हें डाँट पड़ेगी या मार पड़ेगी, इसलिए भी नहीं बोलते हैं। तो धीरे-धीरे ये कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ता जाता है। जी ज़रूर। तो ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। ये कम्युनिकेशन परिवारों में हम कम से कम ही देख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग बिज़ी हैं, व्यस्त हैं और समय ही निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जी। क्योंकि माता-पिता थके-हारे घर आते हैं, जी। बच्चों का होमवर्क, घर का काम, तो फिर कम्युनिकेशन करने के लिए समय ही नहीं समय बचते। नहीं होता तो है। इसको कॉन्शियसली समय निकालना, प्लान करना पड़ता है जी। कि कब हम साथ में भोजन करें जी। और बातचीत करें। जी। तभी हम बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग बना सकते हैं, जी। उनकी बातें सुन सकते हैं, जी। उनसे बात कर सकते हैं। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सभी जानकारियों के लिए जो आज आप पेरेंटिंग पर दे रही है। अगर हम बात करें कि पेरेंटिंग के कई प्रकार होते हैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो किन के कौन-कौन से ऐसे प्रकार होते हैं जो बच्चों के व्यवहार पर और ख़ासकर मेंटल हेल्थ पर, आजकल मेंटल हेल्थ की काफ़ी बातें हो रही है, फिर चाहे वो बच्चों में हो या फिर किसी भी उम्र के लोगों में हो, तो कितने तरह के पेरेंटिंग टाइप्स हैं और किस तरह का असर ये बच्चों पर डालते हैं? जी हाँ, जब हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं, तो हमें 2 पहलुओं पर गौर करना होता है। जी। पहला पहलू है वार्म्थ, यानी कि प्यार और अपनापन, और जी। दूसरा पहलू है एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स, बच्चे के ऊपर नियंत्रण और अपेक्षा। इन 2 पहलुओं को जब हम देखते हैं, तो इनसे 4 प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल्स हम देख सकते हैं। पहला ऑथोरिटेरियन, फिर निग्लेक्टफुल, तीसरा परमिसिव और चौथा ऑथोरिटेटिव। जी। तो चलिए हम पहली स्टाइल के बारे में बात करते हैं, जिसे हम ऑथोरिटेरियन स्टाइल कहते हैं। यहाँ पर नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा होता है माता पिता का अपने बच्चों पर, और प्यार बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, उनसे बड़ी सख्ती से पेश आते हैं कि वो जैसा वो कहें वैसा ही बच्चे करें। और जब बच्चा उनकी बात नहीं सुन पाता, उनकी रूल्स और नियम का पालन नहीं कर पाता, तो वो सज़ा भी देने पर उतर आते हैं। जी। और सज़ा देते समय कई कभार वो बच्चों पर चीखते चिल्लाते भी हैं, उन्हें मारने भी लगते हैं। और यहाँ पर डर को इस्तेमाल किया जाता है एज ए टूल बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। उन्हें डराया जाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगी, या मैं तुम्हें मारूँगी, पीटूँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। जी। माता पिता बात कर रहे हैं, बच्चों का काम है सिर्फ सुनना। जी। बच्चों की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चों की ओपिनियंस और व्यूज़ को सुना नहीं जाता। तो इस प्रकार की पेरेंटिंग हम देख सकते हैं, बच्चों पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है, काफ़ी बुरा असर पड़ता है, उनकी मानसिक स्वास्थ्य में और उनके व्यवहारों में भी काफ़ी असर हमें देखने को मिलता है। जी, कहीं न कहीं आपने ऑथराइज़ेशन की बात की है कि एक माता-पिता जो है अपने बच्चों से हर एक बात में स्ट्रिक्ट रहता है, यानी कि जी। बच्चा ना अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पाता है, ना कह पाता है। ऐसे में फिर समय के साथ ये होता है कि बच्चा एक डर में जीने लगता है, ना उसका वातावरण अपने आप में ऐसा होता है कि वो कुछ बोलना भी चाहता है पर डर के मारे बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे लगेगा कि उसके माता-पिता उसे कहीं डाँट ना दे या कहीं पर उस पर हाथ ना उठा दे। या बहुत बार ऐसा होता है कि जब अन्य सदस्य बाहर से आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो उनके सामने उसको जो है इंसल्टिंग रूप में उनसे बात की जाती है, तो ऐसे में बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है वो पूरी तरह से गिर जाता है ना? जी ज़रूर। तो इस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल में एक और रूप जो हमें देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ओके। जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों के आसपास मंडराते रहते हैं और हर हरकत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो माता पिता तुरंत चले जाते हैं वो प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। ओके। तो इससे क्या होता है, बच्चों में वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होता कि वो खुद अपनी मुश्किलों का सामना कैसे करें।
और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस माहौल में, इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे काफ़ी डरे हुए रहते हैं। वो अपनी बात कहने से झिझकते हैं, और जब भी किसी नई सिचुएशन में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी एंग्जाइटी होती है, वो डरते हैं, वो अपना ओपिनियन ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आगे चलकर इन बच्चों में अकेलापन आ जाता है, वो दूसरों से मित्रता ठीक तरह से कर नहीं पाते, अपनी बातें छुपाते हैं। तो इन बच्चों को आगे चलकर हम देख सकते हैं कि कई अनेक प्रकार की मानसिक रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी। और इसका एक अलग पहलू भी है, जब इन बच्चों को दबाया गया है, इनकी बातों को नहीं सुनाया गया है, तो अंदर ही अंदर एक बगावत की भावना होती है, ग्रज जैसे होता है वो हाँ। उसमें काफ़ी गुस्सा भरा होता है, जो बड़े होकर जब वो टीनेज ईयर्स में आते हैं तो माता पिता के खिलाफ बगावत करते हैं। वो तब अपना गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि जब वो छोटे थे तो माता पिता उन्हें कंट्रोल कर सकते थे, मारपीट कर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो गुस्सा हमें देखने को मिलता है। और ना कि सिर्फ माता पिता की ओर, बाकी वो सभी अथॉरिटी फिगर्स जो उन्हें कायदे नियम सिखाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी वो खड़े होते हैं, क्योंकि उनके दिल में ये मतलब साइकोलॉजिकली वो बात उनके मन में बैठ जाती है, वो गुस्सा, वो नाराज़गी। तो ऐसा भी होता है, इस गुस्से, नाराज़गी, अकेलापन को दूर करने के लिए कभी कभार ये बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। वो नशे की ओर चले जाते हैं, जैसे कि शराब का नशा, ड्रग्स या पोर्नोग्राफी। और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कई कभार हम देखते हैं बच्चे को ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। वो ज़्यादा खाने लगते हैं, कम खाते हैं, कभी कभार उन्हें मोटापा का भी सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार इस पेरेंटिंग स्टाइल में हम देखते हैं बच्चों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट ऑथराइजेशन पेरेंटिंग की बात करें, जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों से स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा होता है कि एक माता पिता शायद जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में अपने बच्चों के प्रति प्रोटेक्टिव होने के इसमें वो ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम समय के साथ इस बात पर कॉन्शियस नहीं होते हैं तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है एज अ पेरेंट, और उसका प्रभाव जैसे आपने कहा कि बच्चों पर भी पड़ता है, और इन द लॉन्ग रन उसमें दोनों का ही नुकसान होता है ना? जी ज़रूर, क्योंकि माता पिता को रियलाइज़ नहीं होता कि उनके बीच, बच्चों के बीच ये दूरी बढ़ती जा रही है। और जब एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा अपना सारा गुस्सा उन पर निकालेगा तो माता पिता सोचते हैं तो ये कैसे हो गया यहाँ, हम कैसे इस सिचुएशन तक पहुँच गए हैं। तो इसलिए बहुत अवेयरनेस होना चाहिए कि हम किस प्रकार की पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। कहीं ना कहीं जब बच्चों में ऐसा व्यवहार देखा जाता है स्कूल की ओर से, तो स्कूल जैसे कि आपके ओर आते हैं और पेरेंट्स को भी इसके बारे में बताते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है मेरे बच्चे में कमी है इसे मानने से हिचकिचाते हैं ना, क्योंकि पर यहाँ पर आपके बच्चे की कमी को नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चे का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो और भी बेहतर हो, है ना? तो चलिए यहाँ पर हम पेरेंटिंग के जो है इस पर बात कर रहे थे, तो हम दूसरे पहलू पर आते हैं, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, यानी कि ये लापरवाही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पेरेंटिंग स्टाइल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपेक्षाएं भी कम हैं और प्यार और लगाव दोनों ही कम हैं माता पिता के बीच, माता पिता की ओर से। तो माता पिता ज़्यादातर बच्चे के जीवन से अनुपस्थित ही रहे हैं, वो एब्सेंट रहे हैं, क्योंकि शायद वो अपने काम में व्यस्त हैं या अपनी ज़िंदगी के खुद की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगे हुए हैं, तो वो उतना समय, उतना प्यार बच्चों को नहीं दे पाते। सिर्फ उनकी बेसिक नीड्स को खाना पीना देते हैं, बाकी सब पर ध्यान नहीं देती कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, उसके कौन से व्यवहार हो रहे हैं। और इन माता पिता अपने बच्चों से कम ही अपेक्षा रखते हैं। उनको ज़्यादा ये सोचना नहीं पड़ता कि बच्चे स्कूल में काम कर पा रहे हैं या नहीं, पास हो पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस तरह की पेरेंटिंग में माता पिता ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर वो खुद ही किसी मानसिक बीमारी के शिकार हो चुके होते हैं, या फिर उनके परिवार में काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस, शोषण हो रहा है, तो वो खुद की परेशानियों में इस तरह घिरे हुए हैं कि बच्चों पर उनका ध्यान कम ही जाता है। और यहाँ पर ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो खुद नशा करते हैं या अल्कोहल एडिक्शन में फंसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इसका भी बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। बच्चे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, वो समझते हैं कि उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है,
वो अपने माता पिता के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो इस वजह से उनमें काफ़ी लो सेल्फ एस्टीम होता है। वे अपने आप को उनका आत्मसम्मान कम होता है और धीरे धीरे वो अकेलापन की तरफ चले जाते हैं जी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। जी और उनमें ये सोशल एंजाइटी भी होती है क्योंकि उनमें ये स्किल्स नहीं है कि कैसे दूसरों से मिले, कैसे दूसरों से बात करे। वो हिचकिचाहट, वो डर होता है। और ज़्यादातर हम इन केसेस में देखते हैं जिन बच्चों के माता पिता निग्लेक्टफुल रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई में भी उनका परफॉर्मेंस लो होता है या वो ठीक तरह से पास नहीं हो पाते, पढ़ लिख नहीं पाते। और हमें ऐसे भी केसेस मिलते हैं जहाँ पर इस प्रकार के बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल नहीं जाते क्योंकि कोई इनका देख रेख करने के लिए नहीं है, कोई उनको सुपरवाइज नहीं करता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में ये हाई रिस्क होता है कि वो गलत रास्ते पर जाए और उन लोगों से मिले जो ड्रग्स, अल्कोहल का सेवन करते हैं, बुरे संगत में पड़ जाते हैं और जाते जाते वे स्ट्रेस भी डेवलप कर लेते हैं, डिप्रेशन भी डेवलप कर लेते हैं और हम देखते हैं कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। जी, तो चलिए ये तो बात हुई लापरवाही पेरेंटिंग की, जहाँ पर जो है ऐसे बच्चों के जीवन में प्यार की कमी तो होती ही है, साथ में डिसिप्लिन की भी कमी होती है क्योंकि आप पर नज़र रखने वाला या आप किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं होता है। और ऐसे बच्चे अपने आप में जो है ये भी अकेलापन भी महसूस करते हैं क्योंकि जब वो अन्य बच्चों को देखते हैं कि उनके माता पिता कैसे स्कूल आ रहे हैं या उनका ख्याल रख रहे हैं, तो ये देखकर बच्चा जो है अपने आप में एक डिप्रेशन में भी चला जाता है, जैसे आपने कहा, क्योंकि जो प्यार उसको भी मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल रहा है। जी हाँ, वो अन्य बच्चों को देखते हैं, अन्य माता पिता को देखते हैं तो अंदर ही अंदर एक इन्फीरियरिटी का महसूस करते हैं कि काश मुझे भी कोई सुनने वाला होता, मुझे भी कोई प्यार करने वाला होता, तो अपने आप को वो अकेला महसूस करते हैं। चलिए अब पेरेंटिंग के अगले तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है ना, परमिसिव पेरेंटिंग। थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालें। तो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लगाव होता है और बच्चों से एक्सपेक्टेशन कम होती है। यहाँ के माता पिता काफ़ी रिलैक्स अप्रोच के होते हैं, तो बच्चों को जो भी उनका मन करे वो करने की छूट है, सभी तरह की छूट दी जाती है बच्चों को। हैं, चाहे वो अच्छा व्यवहार हो, बुरा व्यवहार हो, उन्हें कोई रोक टोक नहीं करते उनके बारे में। और उन्हें ये भी नहीं सिखाया जाता कि उनके व्यवहार का क्या परिणाम होता है दूसरों पर। तो जब हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखती, उन्हें कोई नियम नहीं सिखाती कि किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो बच्चे ही सभी चीज़ों का निर्णय लेते हैं घर में, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कब पढ़ाई करनी है, तो उन्हें काफ़ी छूट मिली हुई होती है। तो इस प्रकार की पेरेंटिंग का बच्चों पर जो प्रभाव है उसे हम कहते हैं बिगड़े हुए बच्चे, क्योंकि वो काफ़ी अपने बारे में ही सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इन बच्चों में डिसिप्लिन की कमी होती है, वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन उनमें नहीं है। और जब कोई बाहर वाला, कोई अथॉरिटी फिगर उन्हें डिसिप्लिन में लाना चाहता है तो उन्हें ये पसंद नहीं और उनसे वो निगेटिवली बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। और इस तरह के बच्चे में ये अवेयरनेस नहीं है कि मैं जिस प्रकार का व्यवहार कर रही हूँ इसका क्या परिणाम हो सकता है। मतलब कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं मिला, कोई उन्हें ये समझाने वाला नहीं मिला। तो क्या ये बच्चे जल्दी ही अपने मित्रों के प्रभाव में आ जाते हैं और कई दफ़ा ये रश बिहेवियर करते हैं, जैसे कि छोटे ही उम्र में शराब पीना, तेज़ गाड़ी चलाना, सिगरेट पीना। तो ये नियम के कमी के कारण इनके परिवार में, जहाँ पर
नियम नहीं रखे गए हैं, उनको नहीं समझाए गए और हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी होते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, उनका बात करने का तरीका भी जैसे होता है जैसे कि बहुत अग्रेसिव होता है ना, बहुत जी एरोगेंस होता है उनमें। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में आगे चलकर बच्चों को ही नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा बर्ताव अगर आप औरों के प्रति रखेंगे तो कल को फिर समाज में उठने बैठने में परेशानी होती है, क्योंकि आप अगर सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो इसमें फिर आपको भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। जी ज़रूर, आगे चलकर बच्चे को अपने काम में जहाँ वो जाएगा वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होगी, दूसरों के साथ बातचीत करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो अपनी मांगे हमेशा आगे रखता है, जी अपने व्यूज़ दूसरों की व्यूज़ नहीं सुनता। जी, चलिए अब अगले पेरेंटिंग स्टाइल की ओर बढ़ते हैं। जी, तो ये आखिरी पेरेंटिंग स्टाइल जिसे हम ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, यहाँ पर वार्मथ और कंट्रोल, प्यार और अपेक्षाएं का एक अच्छा बैलेंस होता है। यहाँ पर माता पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उन्हें प्यार देते हैं और उनसे ये अपेक्षाएं भी करते हैं कि किस प्रकार से वो स्कूल में पढ़ाई करे, किस प्रकार की से वो अच्छी रिजल्ट्स लाए और आगे चलकर किस प्रकार के इंडिविजुअल्स बने, व्यक्ति बने। और जब माता पिता उन्हें ये समझाते हैं, कोई घर में कोई कानून रखते हैं तो उनका वजह भी समझाते हैं कि क्यों मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रकार से व्यवहार करो। और यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है, इसका मतलब बच्चों की भी बात सुनी जाती है, उनकी भी राय ली जाती है। तो अगर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या क्या भावना है इसके बारे में। अगर बच्चा नहीं मानता तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों मिलकर म्यूचुअली किसी एग्रीमेंट पर पहुँचते हैं, तब जाकर घर के नियम बनते हैं और बच्चे वो नियम फॉलो करते हैं। और माता पिता इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि बच्चे क्या वो सही प्रकार से कर रहे हैं जो हमने सिखाया है, और अगर नहीं करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। ये सब सारा बच्चों के साथ डिस्कस कर लिया जाता है पहले से। तो इसमें क्या होता है, बच्चों की भावनाओं की कदर की जाती है। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट देना नहीं होता, बल्कि बच्चों को सही व्यवहार सिखाना होता है। और इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों का भावनात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी भावनाएं किस प्रकार से विकसित हो रही हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों पर अच्छा असर पड़ता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि उनकी भावनाओं को सुना गया है, समझा गया है, उनको बोलने का मौका दिया गया है। तो ये बच्चे ज़्यादातर में काफ़ी सोशल होते हैं, उनमें अच्छा आत्मविश्वास होता है, वो दूसरों से सही प्रकार से बात करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और बेझिझक बात करते हैं। उनमें वो डर नहीं होता, क्योंकि माता पिता ने उन्हें ये मौका दिया है कि वो अपनी बात रख सकें। और इन बच्चों में हम देखते हैं वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप दूसरों से बनाते हैं, उनमें ये सोशल स्किल्स होता है। और ये बच्चे स्कूल में भी अच्छा करते हैं, पढ़ाई लिखा में अच्छे होते हैं। और इन बच्चों का वो नशे करने वालों से दूर रहते हैं, मतलब एक अच्छी संगत में जो है वो लोग समय व्यतीत करते हैं। जी, क्योंकि उनमें ये समझ होती है कि इनसे क्या परिणाम हो सकता है। उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो नशीली चीज़ों से दूर रहें और उनको ना बोल सके, उनमें ये कॉन्फिडेंस होता है। और ये सम्मानजनक तरीके से दूसरों से बात करते हैं, क्योंकि घर में ऐसा ही वातावरण रहा है, उनका सम्मान किया गया है, उनको समझा गया है, तो वो भी इसी प्रकार का व्यवहार दूसरों से करते हैं। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छा स्टाइल है। कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की बात करें, जहाँ पर ये हर एक रिश्ते में ज़रूरी होता है, वहीं पर बच्चे के पालन पोषण में ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात की, और जाने अनजाने में हर एक माता पिता जो है कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि लगाव ज़्यादा हो जाता है या काम का स्ट्रेस हो जाता है, तो ऐसे में कुछ हो जाता है जो ऊपर नीचे हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं या सोचते हैं कि बच्चों को टाइम कम दे रहे करके चीज़ें उनकी पसंद की दे देते हैं। लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माता पिता और बच्चों के बीच में कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समय दे, और ये क्वालिटी टाइम जो हम बच्चों को छोटे से देते हैं उनके बड़े होने तक ये प्रभाव उन पर दिखता है ना। वेदिता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि
पेरेंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, उनका गोल क्या है? जी, पेरेंटिंग का लक्ष्य केवल बच्चों को खुश रखना नहीं या उनको सफल बनाना नहीं है। हालांकि ये भी बहुत ज़रूरी है, जी लेकिन इस तक सीमित नहीं रहना है। जी बच्चों को एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनना है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर सके, मैनेज कर सके और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन सके जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जो भी मुश्किलें कठिनाई सामने आ रही हैं उनका सामना डट कर सके। उनमें उतनी क्षमता हो कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल कर सके और ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सके। जी, चलिए एक श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो, नमस्कार। हेलो बहन जी, नमस्कार। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। कौन बोल रही है? दोनों बहनों को नमस्कार। जी, धन्यवाद। भोजपुरी में बोला बोलो। जाने ना एकदम प्रोग्राम करत हुआ जा जितना अच्छा विचार एक में तू देवत हुआ, बहुत अच्छा विचार रहा है। जब विचार देने सब तेजी होगा तो सब कोई नहीं दिखा था। अब सब कुछ ऑटो के बैटर में भी के ऑटो प्रोफेसर के दिखा ऑटो स्कूल में दिखवा ऑटो घर से जब एगो लड़का निकलेला था घर में से लेके निकलेला एगो लड़का के सब कुछ देबा यार से के रखबा तो हमें दुलरवा लेके लेके में चलाइए। अब कारा बोली जब तू बतिया तो लड़का कुछ करी। 12 आदमी पहले बोले 10 कुछ चाहे एगो लड़का के दुलार करे के, एक को डांटे के, एक को डांटे के चाहे 10 को दुलार कर देगा था डांटता दुलरवे में चलावेला। अभी तक बातें 10 को के डांटा एक को दुलार करता नहीं सुन लावे वो लड़का का हुआ था। वो लड़का मूवी नहीं हुई जी। छोटा से लड़का पहले के आदमी 10 वो लड़का कैसे दिखा था। वो लोग लड़का मूवी नहीं हुए, वो लोग कमो करे, वो लोग अपने लड़का के एक हाथ में एक नजर रख लेगा क्या करत था, क्या पहले था, कैसे चलल था, कैसे पेंडत था, कौन चीज करत था, वो लोग अपन काम करता हवे लेता जाके ना वो रेवे साथी फलगा ना दिन रात साथी फलगा। हम भी सब जाते पाहों कितने दादा दादी के दादा दादी देखा था। हाँ, एक घर सारा समय निकाल के अपन लेखा के देखे चाहिए लाइक कौन चीज करला को अपन मन में कौन चीज रख ले बा दिन भर बीतल बचा सकेला। अपन माँ बाप से बोली, दादा दादी से नहीं बोली जी। पसी दादा दादी के तो बोले ना चलो पहले कह दीजिएगा तो हाई माँ बाप से जब बता जब बोल देगी लड़का तब जनिए ओकर में सब अपन ताबलो रख देला। अब तू को गिजे करो कि मैं कौन सी नहीं अच्छा नंबर लड़का बोलेगा हाउ में काला लेता निकालेंगे कैसे लेता रहेगा ऐसा तो बोल स्ट्रेस लेके आइया अब पैसा पड़ेगा टेलीविजन पर लड़का की को बोलिए अपन बात अब रख ले रहे आले 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 एगो बिया प्लाट बा तो बड़ा नहीं होएला गते गते और मोबेगा बड़ा होएला जी। जैसे तू भी बचैया बड़ा जब होएला ता लड़का लो तो हवे होएला ता हवे वो छेदू डेवलप होएला जी। वो फिनी नहीं होएला वो छोटा के मोबेगा वो डेवलप बा कर तंग चल आदा ओके तो विजय करीला कोई नहीं जाती कोई एक बात सुने वाला नहीं जा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपके इन विचारों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। कहते हैं ना कि शिक्षा की सबसे पहली शुरुआत अपने घर से होती है और ऑब्वियसली स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स तो जो है शिक्षक तो है सिखाते ही हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से जो शिक्षा है उसका आरंभ कहीं ना कहीं घर से होता है और अगर वहाँ पर हमारी नींव अच्छी हो तो फिर सब कुछ जीवन में जो है आगे जाकर संभव हो ही जाता है। अब पेरेंटिंग गोल्स के बाद अब आते हैं हम गाइडलाइंस पर, क्योंकि किस तरह के इफ़ेक्टिव गाइडलाइंस होने चाहिए ताकि माता पिता जो है अपने बच्चे का पालन पोषण और भी बेहतर तरीके से कर पाए। ऐसे पहले का एक समय था जहाँ पर ये सारी बातें सिखाई नहीं जाती थी, ये सारी बातें हम अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को देखकर सीखते थे, लेकिन अभी समय के साथ काफ़ी बदलाव आ गया है और ये सारी विषय जो है चिंता का विषय बन गए हैं क्योंकि बच्चों में काफ़ी बदलाव जो है हम देख रहे हैं उनके बर्ताव में। इसी के चलते जो है ये कार्यक्रम हमें चलाना पड़ रहा है जहाँ पर इन सभी बातों पर हम रोशनी डाल रहे हैं। जी हाँ, तो ये आपने सही कहा, पहले हम इस पर चर्चा नहीं करते थे जी। और लेकिन पहले इतनी सारी समस्याएं भी नहीं होती थी। समय बदल रहा है, बच्चों का व्यवहार बदल रहा है, तो हमें इस नई दुनिया में एडजस्ट करना पड़ता है।
तो जैसे पहले हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं और ड्राइविंग सीख रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स सीख रहे हैं, तो एक कोच होता है, एक मैनुअल होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन पेरेंटिंग में कोई हमें सिखाने वाला नहीं होता, वहाँ कोई मैनुअल नहीं होता। तो हमें जैसे पता है, हमारी पेरेंटिंग जैसे हुई है, हम उसके आधार पर चलते हैं। तो ये बातें हमें सोचने पर विवश कर देती हैं कि हम अपने पेरेंटिंग पर ध्यान दें, हम किस प्रकार के बच्चे कैसे उन्हें बड़ा कर रहे हैं। तो एक अवेयरनेस होना चाहिए। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस मैं दूंगी। गाइडलाइंस सिर्फ एक दिशा देने के लिए होते हैं, जैसे एक कंपास। जब आप अपने किस तरह के इंटरेक्शन आप अपने बच्चों से कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होता है। हम सिर्फ एक गाइडलाइंस दे सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, माफ़ी चाहती हूँ मैं आपको रोक रही, एक और श्रोता है, चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ, हेलो दोनों बहन लोग के नमस्ते। नमस्ते जी, कौन है? पहले के लिए तो हमें लड़का लड़की में माँ बाप ही फर्क करत रहल। लड़की के चांचल घास काटे के सब जोन बोलियन तो सुनी, आ छोकरा सब ले आगे रही, जोन कुछ टोन करी ओके गरम गरम खाई के मिल जाए। छोकरा के पढ़ावा, छोकरी के नहीं दबा के रखा। वो दूसर के घरे भले जाए, नौकर बनी, कौन चीज हो डेवलप होगा उ लोग के काम। तो हबी के सब कोई के पैसा मिला था, सबके हाथ में पैसा बाकी झुके खोजेला, न माँ बाप न बच्चा न कोई, सब कोई आगे निकले खोजेला। कोई मोबे बात तो मोबे बात, माँ बाप के बात तो कोई सुनबे नहीं करेला। बोले बुढ़िया हो गए था, पकड़ के होम में फेंक दो। लोग के को लाभताज कुछ नहीं मिलो लोग के संगे। वो लोग के हाथ में पैसा बा, सब कोई अपन जाने लन सा, कोई झुके नहीं खोजे लन सा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपके विचारों के लिए। बिल्कुल, चलिए था एक समय जहाँ पर लड़का और लड़की में फ़र्क किया जाता था, लेकिन अभी समय के साथ जो है ऐसी चीज़ें हमें देखने को बहुत ही कम मिलती है, और ख़ासकर हम मॉरिशस जैसे देश में हैं जहाँ पर इस तरह का भेदभाव अब हमें नज़र नहीं आता है। सभी को शिक्षा का जो है एक समान अवसर दिया जाता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बदलते वक्त के साथ कई सकारात्मकता हमारे समाज में आई है, हमें देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम पेरेंटिंग पर बात कर रहे हैं, अपनी चर्चा को आगे ले जाते हैं। जी हाँ, तो पहला गाइडलाइन हम इसे कहते हैं पहले प्यार फिर सुधार, यानी कनेक्शन बिफोर करेक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माता पिता 24 घंटे बच्चे को सुधारने में लगे हुए थे। जब जैसा कि पहली महिला ने कहा, हम बच्चों को अगर 10 बार उनसे बात कर रहे हैं तो 10 बार उन्हें सिर्फ सुधार रहे हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो 8 बार उनसे प्यार से बात करें और सिर्फ 2 बार सुधारें। तो इससे क्या होता है, माता पिता की जो बॉन्डिंग होती है, जो कनेक्शन होता है, वो गहरा होता है। तो अब 8 बार जब हम प्यार से बात कर रहे हैं तो कैसे उसे करें? तो बच्चों में जो अच्छी बातें हैं वो नोटिस करें, जो वो अच्छा कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। कई बार बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, वो अच्छा नहीं करते, तो हम सिर्फ उस बुरी बात पर ध्यान देते हैं। तो ये करना हम कम करें। अगर उनकी अच्छी बातों पर ध्यान दें, उनकी बातें सुनें, उनके साथ खेलें, उनके साथ रीडिंग करें, उनके साथ नेचर में जाएं, गार्डनिंग करें, तो इससे इन छोटी छोटी बातों से हम माता पिता और बच्चों के बीच जो कनेक्शन होता है वो और भी गहरा होते जाता है। और जब ये बच्चा कोई गलती कर भी दे, हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा उनके पीठ पर एक हल्का सा हाथ रख दें, जिससे बच्चे को महसूस है कि आप उनको सुधार रही हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह है, आप उनसे प्यार करते हैं। तो सुधारते समय ये कनेक्शन ना टूटे। तो अब दूसरे गाइडलाइन की ओर चलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि आप बच्चों को सिखाइए, डराइए मत। तो ऐसा होता है कि बच्चे जब गलती कर देते हैं या बच्चे जब किसी बात पर अपसेट हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, तो माता पिता भी ट्रिगर हो जाते हैं, वो भी चीखने चिल्लाने लगते हैं और बच्चों के साथ कुछ शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि तुम आलसी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई भी काम अच्छी तरह कर नहीं सकती। तो ये आइडेंटिटी बेस्ड सेंटेंसेस बच्चों के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो इसे अपना लेते हैं और वो समझने लगते हैं कि सचमुच मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो उनका कॉन्फिडेंस भी घटता जाता है। तो जब हम बच्चों को जब बच्चे अपसेट हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं, तो उनको
क्या होता है, उनका दिमाग, हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स हैं, लोअर पार्ट्स जिसे हम इमोशनल ब्रेन करते हैं और अपर पार्ट्स जिसे हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं। जब बच्चे में काफ़ी वो गुस्सा कर रहा है या रो रहा है, चीख रहा है, तो सिर्फ उसका इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है, उसका अपर ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। तो उस वक्त अगर माता पिता उससे समझा रहे हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो बच्चों में वो समझने की लॉजिक नहीं होती। चलिए एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते सुमी जी, मैं कॉटेज से आशा जाने बोल रही हूँ। जी आशा जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे। मेहमान को भी सादर नमस्ते। नमस्ते। और संसार का सबसे प्यारा और नाजुक रिश्ता जो होता है वो माता पिता और बच्चों का ही होता है। बस ज़रूरत है उसे ध्यान से, प्यार से निभाने की। शुरुआत से तो आपने बहुत सारी बातें बता दिया है, बस एक बात जोड़ती हूँ। कभी कभी बच्चों के पालन पोषण में एक गलती यहाँ ये भी हो जाती है कि एक घर में यदि एक माता पिता के 3 या 4 बच्चे होते हैं, भाई बहनें होते हैं, तो माता पिता कभी कभी क्या कहते हैं, कंपेयर कहते हैं कि बड़ा बहुत अच्छा है, वो बहुत लायक है पढ़ने में, छोटा कमज़ोर है पढ़ाई लिखाई में, तो छोटे के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो कभी छोटा किसी बात में ज़्यादा योग होता है तो बड़े को छोटे के सामने बड़ों को झुकाते हैं। तो ये जो कंपेयर होते हैं, ये अगर बच्चों के साथ न हो तो मेरे ख्याल से बच्चों के परवरिश में और ज़्यादा अच्छी तरह से उनकी परवरिश होगी। क्योंकि बच्चे छोटे से ही उनको सिखाना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। और जबकि अभी हॉलीडेज है तो अभी से ही ज़रूरत है उनको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियों के ज़रिए या किसी अच्छी शिक्षा के जरिए उनको सही मार्गदर्शन देने की और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ अच्छे समय बिताने की। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपके इन विचारों के लिए। बिल्कुल सही कहा, कभी कभार हम बच्चों में कंपैरिजन काफ़ी करते हैं। कंपैरिजन घर ही के आपसी बच्चों में या फिर पड़ोस में या अन्य रिश्तेदारों में, ये भी बच्चों के सेल्फ एस्टीम को काफ़ी गिराता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही महिला ने। जो हम अक्सर माता पिता को समझाते हैं कि जाने अनजाने में वो कंपेयर कर जाते हैं पड़ोसी के साथ, अपने कज़न के साथ, तो ये करना ठीक नहीं होता। बच्चों को अगर इम्प्रूव करना होता है तो अपने पिछले परफॉर्मेंस से इम्प्रूव करें, कंपेयर मत करें। उनकी अलग क्षमता होती है सभी बच्चों की। चलिए इसी के साथ हमारे पास समय भी काफ़ी कम हो गया है और अभी जो है हम थोड़े से गाइडलाइंस और हमारे बाकी हैं उस पर नज़र दौड़ाते हैं जल्दी। जी हाँ, तो मैं समझा रही थी बच्चों का ब्रेन किस प्रकार काम करता है। तो कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि बच्चों का व्यवहार सिर्फ एक कम्युनिकेशन है। जो हम देख पा रहे हैं बच्चा किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे उसकी कुछ वजह हैं, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं जिस कारणवश वो इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी होता है उनका ब्रेन किस प्रकार काम करता है। और जब बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि वो आपकी बात समझ ना सके, तो माता पिता को इस समय काफ़ी शांत रहना पड़ता है। अगर आप बच्चा चीख रहे हैं, आप उसकी तरह भी चीखेंगे तो बच्चे में ये सेल्फ कंट्रोल नहीं डेवलप होता। वो नहीं समझते कि अपने आप को कैसे शांत किया जाए। तो अगर कुछ समय है तो मैं इसके बारे में एक टेक्निक बताना चाहती हूँ जिसे हम इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक कहते हैं, आजिफ टेक्निक। तो जब बच्चा कोई गलती कर देता है, हम ये नॉर्मल कि हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं, हमें भी गुस्सा आ जाता है, तो उस समय कैसे अपने आप को शांत करें। तो हमारी बात हमारा मन काफ़ी नहीं सुन पाता, तो लेकिन हमारा शरीर जल्दी हमारी बात सुन लेता है। तो इसमें क्या करना है, पहले अपने पोस्चर को शिफ्ट करें। जब हम टेंस होते हैं तो हमारा सारा मसल टेंस हो जाता है, तो अपने पोस्चर को ठीक करें। जैसे आप रिलैक्स स्थिति में कैसे होते हैं, अपने शरीर को कहिए कि वो रिलैक्स हो जाए। दूसरी बात, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे जब हम गुस्सा करते हैं, हमारे चेहरे पर शिकन आ जाती है, तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को रिलैक्स कीजिए। और तीसरी बात, अपनी सांस पर फोकस कीजिए। हम गुस्से में काफ़ी जल्दी सांस लेते हैं, तो सांसों को थोड़ा धीमा कीजिए, रिलैक्स कीजिए। और चौथी बात, अपने आप से कहिए कि मेरा नाम वेदिता है, मैं रिलैक्स्ड हूँ। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से 30 सेकंड्स में आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। आप गुस्से में से
काफ़ी शांत हो Normal जाएंगे। state में आ जाएंगे। जब आप इस स्टेट में होते हैं तब बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो बच्चा आपकी बात समझने के योग्य नहीं होता। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस टेक्निक के बारे में आपने कहा, ये टेक्निक सिर्फ माता पिता तक नहीं सीमित है, शायद हर कोई अपने रोज़मर्रा के जीवन में अगर आप गुस्से का शिकार होते हैं तो आप इसका जो है उपयोग अवश्य कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने में मदद करता है। और चलिए, कार्यक्रम के लगभग अंत तक आ गए हैं, कुछ जोड़ना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे जाने से पहले आप वेदिता जी? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परफेक्ट पेरेंटिंग डजंट एग्जिस्ट। कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं होता, लेकिन हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि किस प्रकार हम दिन ब दिन अच्छा बने और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। और अगर कभी कभार हमसे गलती हो भी गई, हम उन पर नाराज़ भी हो गए, तो अपने आप को ज़्यादा ब्लेम ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें, अपने आप को सुधारते रहने की कोशिश करें और इस पेरेंटिंग जर्नी को ज़्यादा जॉयफुल बनाएं ताकि अपने बच्चों के साथ आप ये सफ़र एंजॉय कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वेदिता जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हम अंत तक आ गए हैं। जाते जाते हम शिक्षा मंत्रालय को भी धन्यवाद देंगे। और प्रोडक्शन पर जेनेश का साथ हमें मिला, साथ में हमारे साथ यूसुफ है, दीपिका है, आप सभी का धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द हमारी भेंट आपसे फिर होगी। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से। आज की चर्चा।